हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल है आप सभी? एक बार नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्या तैयारी आपका बिल्कुल सही चल रहा है, सही डायरेक्शन में? क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। अब मानिए तो लगभग 4 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, जिसका भी 8 तारीख को पेपर होने वाला है बिहार डीएलएड का। तो और इसी को देखते हुए आज जो है कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला है और बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है। जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है डीएलएड में, सेम टू सेम उसी पैटर्न पे है। तो आज की सेट को शुरू से अंत तक पूरा कंप्लीट कीजिएगा और लास्ट में आपसे स्कोर भी बताइएगा। और देखिए, एग्जाम से 2 दिन पहले हम आपको फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाएंगे और उस प्रैक्टिस सेट को पूरा कंप्लीट करके जाइएगा। जिस भी बच्चे का एग्जाम होने वाला है, पूरा 120 क्वेश्चन का आपका 2 दिन प्रैक्टिस सेट आएगा, जो मोस्ट वीवीआई रहेगा आपके पेपर के लिए। तो जल्दी आपको बता देंगे कि किस दिन आपको मिलने वाला है, इंतजार कीजिए आप सभी। तो सबसे पहले इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कीजिए आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर आपसे जरूर कर दीजिएगा। आइए आज का पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम सभी क्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो देखिए, आपसे कहते हैं कि हर क्वेश्चन का आंसर आपसे जरूर लिखा कीजिए फ्रेंड, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं ना, वो प्रॉपर आपको याद हो जाता है। थोड़ा सा समय लगता है बट आपको याद हो जाता है। तो इतना सा काम जरूर कर लिया कीजिए। देखिए, आपका तैयारी बिल्कुल इंप्रूव होगा। तो इसे हम सभी क्या कहते हैं? इसे संज्ञा कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए, इसको ऑप्शन नंबर ए बना लीजिएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी और ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो संज्ञा कहा जाता है। अच्छा, संज्ञा का कितना भेद है? तो संज्ञा का 5 भेद है। कौन कौन सा है? एक आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, एक आपका जातिवाचक, एक आपका भाववाचक, एक आपका द्रव्यवाचक, एक आपका समूहवाचक होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक होगा। बात समझ गए आप सभी? बिल्कुल बात समझ गए। लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। अगला है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो अभी आपको बताएं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। क्या क्या बताया आपको? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। मेरे साथ में 1 से 2 बार रिपीट कीजिएगा ना, तो चीजें आपको याद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति अथवा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। देखिए, यहां समझिएगा आप सभी। यहां क्या क्वेश्चन पूछा गया? अर्थ के आधार पर। और यहां क्या पूछा जा रहा है? व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए, जब भी अगर उत्पत्ति के आधार से पूछा जाए तो 3 भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी। कितना? 3। ऑप्शन नंबर क वाला करेक्ट आंसर होगा। इसमें एक पहला जो हो जाएगा वो आपका तद्भव होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो होगा वो आपका तत्सम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तत्सम। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा आपका देशज हो जाएगा। बात समझे आप सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक नवीन शब्द की रचना होती है, उसे हम सभी क्या कहते हैं। तो देखिए, एक नवीन शब्द की रचना की बात किया गया है, तो इसे हम सभी समास कहते हैं। अच्छा, समास के कितने भेद हैं? तो मूलतः समास के 6 भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी। कौन कौन सा हो जाएगा? एक आपका अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, द्वंद्व और द्विगु समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझिए आप सभी। क्या क्या बताएं? पहला आपको बताएं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, उसके बाद द्वंद्व और द्विगु समास, उसके बाद बहुब्रीहि समास, उसके बाद कर्मधारय समास आपको बताएं। और इसके अलावा एक नई समास भी होता है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझे। नई समास भी होता है, तो ये 7वां हो जाएगा। तो इतना सा फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, वशीकरण में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए, वशीकरण में क्या है? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जितने भी कारक का जो कारक विभक्ति है, ध्यान दीजिएगा, जितने भी कारक विभक्ति है सब इसमें यूज होता है। प्लस में इसका अंतिम पद प्रधान होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। जबकि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। तो इसका अगर समास विग्रह कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वश में करने वाला या वश में करने की क्रिया। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ वश में करने वाला, तो जो में है ये क्या है? आपका कारक विभक्ति है। तो कारक विभक्ति किस में आएगा? तत्पुरुष में आएगा। याद रखिएगा आप सभी। अगला है, उपमेय और उपमान
या विशेष या विशेषण की बात किया जाए, ठीक है, तो वह आपका कर्मधारय में आता है। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु के स्त्रीलिंग या पुरुष होने का बोध हो उसे हम सभी क्या कहते हैं? तो देखिए इसे हम सभी लिंग कहते हैं। याद रखिएगा आप सभी, लिंग कितने हैं आप सभी को पता है। ऐसे माना जाता है तीन लिंग, प्रमुख रूप से दो ही हो जाएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और एक आपका उभयलिंग भी होता है। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शेर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। देखिए जितने भी जानवर है ना उसमें सिर्फ आप नी लगा दीजिएगा तो आपका स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे कह सकते हैं कि बाघ है तो बाघ में नी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बाघीन। उसी प्रकार से शेर है, शेर में नी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? शेरनी हो जाएगा। बात समझे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर ये वाला ना का प्रयोग नहीं होगा तो इसको आप गलत कर दीजिएगा, यही सही होगा, शेरनी इसका राइट आंसर होगा। बात समझे। चलिए अगला है, निम्नलिखित शब्द में से गरम मसाला का स्त्रीलिंग चयन कीजिए। तो गरम मसाला का स्त्रीलिंग क्या होगा, बता सकते हैं कोई? गरम मसाला पारंपरिक बोलचाल का एक आधिकारिक भाषा है ये आपका, तो बता सकते हैं माता गरम मस होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कनक से दिन मोती सी रात में कौन सा अलंकार है। यहां पर देखिएगा एक से शब्द आया हुआ है और एक सी आया हुआ है, और आपको ये बताए थे कि ये शब्द किस में आपको देखने के लिए मिलता है, पता है आप सभी को? जब आपको हम अलंकार पढ़ाए थे, जाके देखिएगा यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें आपको बताए थे कि जहां भी तुलना करने की बात आ जाए, ठीक है, जैसे कह सकते कि सा हो गया या से हो गया, ये शब्द आपको देखने के लिए मिले, वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। याद रखिएगा आप सभी। देखिए कनक का अर्थ क्या होता है? सोना होता है, ठीक है, और यहाँ पर मोती सी रात की बात किया गया है, यानी कह सकते कि सोना का तुलना मोती से किया जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका उपमा अलंकार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए अलंकार से आपके पेपर में अच्छा खासा वेटेज रहता है फ्रेंड, तो ध्यान से पढ़िएगा अलंकार को आप सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कीजिएगा 10 नंबर का आंसर। कंकन किंकिन, कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी में कौन सा अलंकार होगा। यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो आपको एक वर्ण नजर आता होगा जो बार बार रिपीट हुआ है, वो है का। देखिए क क क क का, ठीक है, तो आपको क्या बताए थे कि जहां एक ही वर्ण का रिपीटेशन बार बार हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझिए। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? किसी भी ध्वनि या अक्षर की आवृत्ति या पुनरावृत्ति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन में 11 है कि कनक कनक से गुणी मध्यकता अधिकाय निम्न में से कौन सा अलंकार है। और ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हर एग्जाम में ये प्रश्न आएगा ही आएगा, कोई सा भी एग्जाम आ जाए, और आपके पेपर में भी ये प्रश्न आएगा, हम आपको लिख के देते हैं। कनक कनकते से गुणी मध्यकता अधिकाय, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसको स्टार मार्क के याद रखिएगा कि भैया इसमें यमक अलंकार ही होगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अच्छा यमक अलंकार कैसे होगा? आपको पता है कि एक ही शब्द का अर्थ अगर अलग अलग निकले, जैसे कि एक कनक का अर्थ सोना भी होता है और एक कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, ठीक है, धतूरा भी होता है। तो मान लीजिए कि किसी को अगर सोना मिल जाए तो वो बच्चा पगलाएगा, और कोई धतूरा खा ले तो वो भी पगलाएगा। बात समझे। तो यहाँ से एक बात याद रखिएगा कि अगर एक ही शब्द रहे और उसका अर्थ अलग अलग रहे वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है, बस ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? बात समझिए आप सभी। 3 प्रश्न आपको हम बताएं अभी अलंकार से, और तीनों प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, आराम से प्रश्न बना के आइएगा। वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। वीर रस का 4 भेद होता है, बताएं आपसे को। वीर रस का कितना भेद है? 4 भेद है। कौन कौन सा? दानवीर, दायवीर, योधवीर और धर्मवीर होता है। अगर लिखने बोलिएगा तो वो भी हम आपको करके दिखाई देते हैं। दानवीर हो गया, उसके बाद एक दयावीर हो गया, ठीक है, उसके बाद एक आपका युद्धवीर हो गया, उसके बाद एक आपका धर्मवीर हो गया। तो ये कुल 4 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा कुल रस कितना है पता है आप सभी को? रस कितना है? रस का कुल संख्या कितना है?
रस का कुल संख्या अगर हम आपसे इसे पूछे तो आप क्या बता सकते हैं? कि बता सकते हैं कि भैया जी रस की कुल संख्या कितना है? रस की कुल संख्या 9 है। याद रखिएगा आप सभी, कितना है? 9 है। तो ये फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, कौन कौन सा होता है? तो ये भी एक फैक्ट याद रख सकते हैं आप सभी कि जैसे कह सकते हैं कि श्रृंगार रस, ठीक है, ये क्या आपका श्रृंगार रस हो गया। उसी प्रकार से हास्य रस हो गया। उसी प्रकार से करुणा रस हो गया, ठीक है, करुणा रस हो गया। उसी प्रकार से कह सकते हैं कि वीर रस होता है। क्या होता है? वीर रस होता है, इसको वीर रस कीजिएगा। उसके बाद रौद्र रस होता है। उसके बाद आपका भयानक रस होता है, क्वेश्चन आएगा पेपर में, भयानक रस होता है। उसके बाद विभत्स, याद रखिएगा, विभत्स रस होता है। उसके बाद अद्भुत होता है, ठीक है, क्या होता है? अद्भुत होता है, आपका अद्भुत रस होता है, याद रखिएगा। और एक आपका शांति हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, याद रखिएगा कुल 9 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से मुहावरा बताना है। अंधेरे के आगे रोना का अर्थ क्या होता है? तो अंधे के आगे रोना, मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? निर्दय से दया की याचना करना, ठीक है, निर्दय से दया की याचना करना, यानी कि जो निर्दय है उससे आप दया की याचना कर रहे हैं कि वो दया आप पे कर दे। संभव है जो निर्दय दिल वाला है करेगा? नहीं करेगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनुकूल, 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 कौन सा इसमें सही वर्तनी है? देखिए सही वर्तनी वाला जो शब्द हो जाएगा, जैसे कह सकते हैं कि अनुकूल को जो हम सभी लिखते हैं इस प्रकार से लिखते हैं, अनुकूल, यानी कि एक छोटी उ एक बड़ी उ का प्रयोग होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी वाला में अनुकूल, ठीक है, यही आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है, ये सभी आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। उपकार का विलोम क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो ये समझिए कि उपकार जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? भलाई करना। और जिसका भलाई करेंगे तो उसका विलोम करना होगा तो बुराई करेंगे। बुराई मतलब होता है अपकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए हैं, इसमें सही आपको लोकोक्ति का अर्थ बताना है। चलिए लोकोक्ति है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक काठ की हांडी है जो बार बार नहीं चढ़ती है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बेईमानी बार बार नहीं चलती। एक बार बेईमानी कर लिए तो क्या लगता है कि बार बार बेईमानी कर पाइएगा उस आदमी से? नहीं कर पाइएगा, क्योंकि सतर्क हो जाएगा फिर वो ना। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। मन के चंचल विकार को डैश कहते हैं। देखिए मन के चंचल विकार को हम सभी क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। याद रखिएगा आप सभी, क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इनमें से द्विगु समास कौन सा है? अच्छा, द्विगु समास की यहाँ पर बात आया हुआ है। जैसे कि आपको बताए थे कि द्विगु समास में क्या होता है? संख्या आपको गिनती करने के लिए मिलता है, ठीक है। जबकि द्वंद्व समास की बात किया जाए तो उसमें अपोजिट शब्द होता है। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष जो देख रहे हैं ये क्या द्विगु समास है? नहीं, गलत, अब यही भाव समास है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो पंचतंत्र है, यहाँ पर जो पंच देख रहे हैं, ठीक है, ये संख्या वाला शब्द है, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा। बात समझे आप सभी? जैसे पंचतंत्र है, इसका अर्थ होता है 5 तंत्रों का संग्रह। पंचतंत्र मतलब 5 तंत्रों का संग्रह। उसी प्रकार से त्रिलोक हो गया, पंचवटी हो गया, सप्तसागर हो गया, ये सभी आपका द्विगु समास का उदाहरण है। अगला है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे डैश काल कहते हैं। अगर कोई क्रिया हो रहा है, ठीक है, और ये पता चले कि ये वर्तमान काल में हो रहा है, तब हम इसे कौन सा काल कहेंगे? अगर वर्तमान में हो रहा है तो इसे हम सभी संदिग्ध वर्तमान कहेंगे? नहीं। तब संभाव्य, संभाव मतलब क्या होता है? कि हो रहा होगा, ये होगा नहीं। पूर्ण वर्तमान मतलब कि पूरा हो गया है, ये आपका तात्कालिक वर्तमान होगा। याद रखिएगा आप सभी, यानी कि वो काम अभी चल ही रहा है, ठीक है, तो ये आपका तात्कालिक वर्तमान के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ऊपर से प्रेम दिखाना, अप्रत्यक्ष में हानि पहुंचाते रहना, इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसे हम सभी आस्तीन का सांप कहते हैं। तो ऊपर से प्रेम दिखा रहा है, ठीक है, ऊपर से मुंह पोंछ रहा है और नीचे से आपका जड़ काट रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? जड़ काटते जाना और पानी देते जाना, ठीक है। नीचे से जड़ काट रहा है और ऊपर से पानी ढाल रहा है कि देखो हम पानी तो दे रहे हैं पर नीचे से जड़ काट दे रहा है ताकि वो पनप ना पाए। तो ऑप्शन में ए वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि उससे बैठा नहीं जाता, सॉरी उससे बैठा नहीं जाता, इनमें से कौन सा वाच्य होगा? यहाँ पर वाच्य से क्वेश्चन पूछा गया, आप सभी से बता सकते हैं
उनसे बैठा नहीं जाता, उनसे काना नहीं जाता, उससे रहा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, उसका भाव को प्रकट कर रहे हैं कि भैया ये काम उससे नहीं होता। ठीक है, तो ये भाव बताया जा रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाववाच्य होगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, समझे बात को। चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा नौकर का पर्यायवाची शब्द है। देखिए नौकर की बात किया जाए तो नौकर का पर्यायवाची दास भी होता है, चाकर भी होता है, सेवक भी होता है और भृत्य भी होता है। और भृत्य भी होता है। भृत्य मतलब क्या होता है, वेतन भोगी सेवक। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है इसका अर्थ, वेतन भोगी सेवक। तो नौकर को वेतन दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। अगला है कि तितली का लिंग परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर अगर लिंग परिवर्तन करने की बात किया जाए तो बताइए कौन सा लिंग होगा इसमें। तो तितली का क्या तितलिन हो जाएगा, नहीं गलत, तब मादा तितलिन होगा। तितली तो एक मादा है ही है, ठीक है, तितली क्या है, मादा है, और इसका लिंग परिवर्तन करना है तो नर तितली होगा। याद रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा, नर तितली होगा। जैसे कहते शेर, शेर का शेरनी, घोड़ा, घोड़ा का घोड़नी, ठीक है, तितली का नर तितली होगा। अगला क्वेश्चन है कि संधि में दो वर्णों से मेल से क्या उत्पन्न होता है। तो देखिए संधि में अगर दो वर्ण का मेल होगा तो यहाँ पर आपका विकार उत्पन्न होता है। क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। देखिए संधि दो वर्णों के मिलने से ध्वनि में परिवर्तन होता है। जैसे कह सकते हैं कि एक शब्द आपका सु था, अब प्लस में इससे हम सभी इसमें उप लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, पता है आप सभी को, कह सकते हैं ये सुप शब्द बन जाएगा। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 25 देखिएगा कि राम ने श्याम को मारा था। मारा था यानी कि ये भूतकाल है और ये पूरा भूतकाल बताया जा रहा है कि राम ने श्याम को मारा था। ये कन्फर्म है कि मारा ही था, बट यहाँ पर आपको संदिग्ध भूतकाल बताना है जिसमें संदेह हो। ठीक है, मारा होगा ये संदेह है, ठीक है, कि राम ने श्याम को मारा होगा, ये संदिग्ध भूतकाल होगा। तो यहाँ पर एक आपको शब्द दिया था कि राम ने श्याम को मारा था, ये पूर्ण भूत है, ठीक है, बट इसको हमको संदिग्ध भूतकाल में बताना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये होगा कि राम ने श्याम को मारा होगा। होगा मतलब संदेह है कि मारा होगा, क्लियर नहीं कि मारा ही है, ठीक है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला है कि सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में होता है, किस विकल्प में हुआ है। देखिए सर्वनामिक विशेषण की यहाँ पर बात किया गया है। तो आप सभी को पता है कि सर्वनामिक विशेषण कब बनता है, पता है आप सभी को, जब आपका संज्ञा से पहले, याद रखिएगा आप सभी, जब आपका संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम शब्द आ जाए, ठीक है, सर्वनाम शब्द आ जाए। सर्वनाम शब्द में जैसे कह सकते हैं या हो गया, वह हो गया, ये सभी शब्द अगर संज्ञा से पहले आ जाए तो वो आपका क्या होता है, सर्वनाम ना रहकर वो सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे कह सकते हैं कि वह घर अभी बना है, ठीक है, तो ये वह शब्द जो आप देख रहे हैं ये क्या है आपका, ये एक सर्वनाम शब्द है। याद रखिएगा आप सभी, क्या है, ये एक आपका सर्वनाम शब्द है। और घर जो देख रहे हैं, घर क्या है, ये संज्ञा शब्द है। याद रखिएगा आप सभी, घर क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा से पहले क्या आ गया है, सर्वनाम शब्द आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। याद रखिएगा एक ही फैक्ट को, जब भी सर्वनामिक विशेषण की बात आए, अगर संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम शब्द आया है तो वो सर्वनाम न रहकर वो सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मिश्र वाक्य नहीं है। अच्छा, मिश्र वाक्य क्या होता है, जहाँ पर आपको बड़ा देखने के लिए मिल जाए वाक्य में, ध्यान दीजिएगा, और अटपटा रहे। जैसे कह सकते कि वह कौन ऐसा व्यक्ति है जो महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना था, ये आपका मिश्र वाक्य है। यदि पानी ना वर्षा हो तो सूखा पड़ जाएगा, ये भी मिश्र वाक्य है। कार्य समाप्त हो जाए तो आप जा सकते, ये भी मिश्र वाक्य है। आश्चर्य है कि वह हार गया, ये भी मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वाला कि करण और अर्जुन एक साथ रहते हैं, ये आपका मिश्र वाक्य नहीं, ये आपका संयुक्त वाक्य होगा। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा और आकर इसको जोड़ने का काम किया है कि करण और अर्जुन साथ ही रहता है, ठीक है। उसी प्रकार से एक होता है सरल वाक्य, राम गया, ये सरल वाक्य है। राम पढ़ा, सरल वाक्य है, ठीक है। और यही कहते हैं कि राम और मोहन पढ़ा, तो ये आपका संयुक्त वाक्य होगा। वहीं पर उसको अगर मिश्र वाक्य बनाना है तो कह सकते हैं कि वह कौन ऐसा व्यक्ति है जो राम को पढ़ते हुए नहीं देखा था, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद, ये रेखांकित पद है आपका, ठीक है। सेवक को यहाँ कौन सा कारक होगा, कारक का 8 भेद है, ठीक है।
तो यहाँ पर किसी को देने की बात यहाँ पर किया गया है ना, ठीक है। क्या करने की बात किया गया है, देने की बात किया गया है। तो अगर जिसके लिए कार्य किया जाए, किसके लिए कार्य किया जा रहा है, सेवक के लिए, तो राजा सेवक को कंबल दे रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, को किसके लिए आता है, पता है आप सभी को, संप्रदान कारक के लिए आता है। याद रखिएगा आप सभी, संप्रदान कारक के लिए क शब्द आता है सर को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कारक विभक्ति आपसे देखे होंगे। मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है। कारक में तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आसान टॉपिक है आपका। मिठास में कौन सी संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा होगा, क्योंकि यहाँ पर मिठास की बात किया गया है, ठीक है, मिठास की यहाँ पर बात किया गया है, तो ये आपका भाव उसका बता रहा है, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। समूहवाचक में समूह का बोध होता है, जैसे कि मेला हो गया, भीड़ हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, जैसे कह सकते हैं कि गंगा नदी, राम, दिल्ली, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में जैसे लड़का हो गया, कुत्ता हो गया, लड़की हो गया, जो जाति समूह को बताता हो। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है। देखिए विशेषण यहाँ पर बताना है, किसी की विशेषता प्रकट यहाँ पर किया जा रहा हो। क्या लंबाई विशेषण शब्द है, नहीं। लंबाई क्यों विशेषण होगा, यहाँ पर लंबाई क्या विशेषता बता रहा है। बुढ़ापा विशेषण है, नहीं। समझ विशेषण है, नहीं। शांत विशेषण शब्द है। कैसे कह सकते कि वह व्यक्ति बहुत ही शांत है, तो वो व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो बहुत ही शांत व्यक्ति है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द होगा। बात समझे, क्या क्लियर है। चले आइए, अब आपके लिए एक प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में भाग को त्रुटि बताना है। परीक्षा 2 तारीख के दिन संपन्न होगी, इसमें कौन सा भाग त्रुटि है, नीचे कमेंट करके आपको बताना है। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आज कितना ही, आज की सेशन में कुल 30 प्रश्न आपको हिंदी का कंप्लीट करवाएं। आज